आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। लास्ट चैप्टर की स्टोरी अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने लास्ट चैप्टर की स्टोरी आपको बताया था कि हम लोगों की इकोनॉमी के ऊपर इंडिपेंडेंस से पहले 200 ईयर्स तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर पूरे तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करा, राइट। तो जब हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो देश को लगने लगा कि अब हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमारे देश में बेटा एक प्लानिंग कमीशन, एक प्लानिंग आयोग, नीति आयोग जो कि आज की डेट में जाना जाता है, वो बनाया गया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग करना। ये एक हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो कि प्लान करती है कि हमारी कंट्री की नेशनल प्रायोरिटी क्या है। मेरे को पहले अपने देश में खर्च कहाँ करना है, मुझे अपनी कंट्री में पॉवर्टी को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, लोगों की इनकम को बढ़ाने पर जोर देना है, मुझे कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है। इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारी कंट्री की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। पहले हमारी कंट्री की प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट जो है प्लान क्रिएट करती थी। इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और इसका जो सेटअप है वो बेटा 1950 में हो गया था। तो इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है। इसके बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि प्लानिंग कमीशन बनाने का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हमारे देश की गवर्नमेंट ने 1950 में ये पूरा सेटअप करा और ये प्लानिंग क्यों स्टैब्लिश करी। बेटा उसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब हम लोग अपने फूड ग्रेन आइटम्स के ऊपर दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था क्या बच्चों, ग्रोथ, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े और कंट्री ज्यादा ग्रो कर सके। तीसरा था कंट्री के अंदर हर एक बंदे को क्या मिल जाए बेटा, एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे आए, ये इन प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। एक था बेटा मॉडर्नाइजेशन, कि हमारी इकोनॉमी पहले बहुत ज्यादा ओल्ड वे से काम करती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि हम मॉडर्नाइजेशन वे में काम करें, हमारी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट था बेटा क्या, इक्विटी। हमारे देश में बेटा बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, किसी बंदे के पास पैसे के बहुत ज्यादा सोर्स थे और किसी के पास बहुत कम। तो 5 ईयर प्लान को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम ये सारे टारगेट अपने अचीव कर सके। मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगा, पहले ऊपर हेडिंग डालकर छोटी सी डेफिनेशन लिखना इकोनॉमिक प्लानिंग की। एक एक पॉइंट को डिटेल में करेंगे बिकॉज एग्जाम में यहां से चीजें आती हैं। लिखना बच्चों, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, it can be defined as making, it can be defined as making, it can be defined as making major decision, it can be defined as making major decision by centralized authority, major decision by centralized authority for national priorities, for national priorities, for national priority। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने बोला it may be defined as making major decision by the centralized authority for national priority, defined as making major decision by the centralized authority for national priority। लिखना बेटा नेक्स्ट लाइन से, to make economic planning effective, to make economic planning effective, to make economic planning effective, government of India set up, government of India set up, government of India set up planning commission in 1950, प्लानिंग कमीशन इन 1950। इसलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने बेटा 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बना दिया था ताकि 5 ईयर प्लान हर बार और प्रॉपर वे से बन सके। लिखना, विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, in 1950 with the prime minister as a chairperson, in 1950 with the prime minister as a chairperson। लिखना, उसके बाद लिखें दे हैव अ मेन ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य एक ही था वैसे तो, फिर तो अलग अलग सेग्रीगेट करे थे। दे हैव अ मेन ऑब्जेक्टिव
to optimize their natural as well as human resource. Optimize their natural as well as human resource. मतलब ये प्लानिंग कमीशन बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि चाहे वो हमारे देश के लोग हों, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, सबका पूरे अच्छे से यूज कर सके, इसलिए ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया। हाँ सिमर, कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। अच्छा, लिखना बेटा ऑब्जेक्टिव, लिखना इस प्लानिंग कमीशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे, लिखिए ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव डालना बेटा ग्रोथ। ऑब्वियस है, पहला ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो ग्रोथ था बेटा। ग्रोथ के बारे में लिखें। ग्रोथ का मतलब सबको मालूम है कि हमारे कंट्री में रहने वाले पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की क्या हो जाए, बढ़ जाए। हर एक बंदा अगर इनकम ज्यादा कमाने लग जाएगा तो ही वो ग्रोथ है, बट हमारी इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है आज की डेट में, बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लिखें बेटा ग्रोथ के बारे में। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। It refers to increase in the country's capacity to produce the output. Country's capacity to produce the output. Country's the capacity to produce the output of goods and services. Produce the output of goods and services. ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ इंप्लाइज, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ग्रोथ इंप्लाइज ए पॉइंट either a large stock of productive capital, either a large stock of productive capital। बेटा ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और बी पॉइंट डालकर लिखना। दूसरा मतलब क्या हो सकता है? बी, और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्ट सिस्टम, और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। आपको सभी को मालूम है सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। अगर ये सब बढ़ रहा है तो समझ जाओ वो ग्रोथ है। जिस कंट्री के अंदर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा नहीं है, वो कंट्री ग्रोथ के पैरामीटर पे कंसीडर नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा? लार्ज साइज ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। लिखना एक लास्ट लाइन ग्रोथ के बारे में लिखना, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी के, हाँ मैम बोल तू मुझे, मैं अपने तंत्र को चेंज करता हूँ। मैम मैं ट्रांसफर होता हूँ, अभी हो रहा हूँ 5 मिनट। यही काम है ना बेटा, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मैं तो। इडियट, गधा, उल्लू, डोंकी। हाँ है, CV नहीं लिखवाता मैं, बी तक ही लिखवाता हूँ। आगे बढ़ो, चलो लिखो। जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर। एक लास्ट लाइन है बेटे की, शट अप। लिखो, अ जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहा कब तक हो जाओगे, बदतमीज। उसको एक्सपेक्टेशन भी है कि हो भी जाओगे आप। तो, अच्छा बात करने से हो जाता है? शट अप। लिखो, क्या बोला मैंने? जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड लिखना बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव बता दिया ग्रोथ है भाई। जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी। थैंक यू सो मच बेटा। जीडीपी इज अ, आप थोड़ा स्लो लिख रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए सर, कहानी छोड़ो, आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर सेकंड, दूसरा ऑब्जेक्टिव मॉडर्नाइजेशन। आप सभी बच्चों को मालूम है ये प्लानिंग बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था, हम लोग मॉडर्नाइज हो जाएं। हम लोग बेटा जो ओल्ड मेथड और टेक्निक को ऑप्ट करके, बच्चों बातचीत नहीं, जो हम लोग ओल्ड मेथड और टेक्निक को ऑप्ट करके गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर दें न्यू टेक्निक और मेथड से, ताकि बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके और हमारी कंट्री में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो सके। मतलब गवर्नमेंट हमेशा से चाहती है
कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें वो ओल्ड वे का यूज ना करके नए टेक्निक एंड पैटर्न का यूज करे, जिससे कंट्री के रिसोर्स वेस्ट कम होंगे प्लस यूज में ज्यादा आएंगे। जिज्ञासा बात नहीं बेटा। लिखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब, लिखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है। इट मीन्स adopting new methods and technique. It means adopting new methods and technique in place of adopting new methods and technique in place of old method and technique, in place of old technique या method कुछ भी, in place of old technique and method लिखना। मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब संसाधन बर्बाद भी नहीं होंगे और जो बर्बाद नहीं होगा उनका पूरा इस्तेमाल भी होगा। ये मॉडर्नाइजेशन के पीछे का रीजन था, जिसकी वजह गवर्नमेंट हमेशा इस चीज को चाहती थी कि हम अडॉप्ट करें। तीसरा पॉइंट बेटा, इक्वालिटी या इक्विटी। भाई इक्वालिटी या इक्विटी क्या है, सभी ध्यान दें, बातचीत आप थोड़ी थोड़ी देर में करने लग जाते हो। इक्वालिटी या इक्विटी का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है इनकम के लेवल को लेकर। कोई कंट्री में बहुत ज्यादा रिच है, आपने देखा होगा कोई बंदा BMW जैगवार ऑडी से नीचे नहीं उतरता, कोई बंदा मारुति स्विफ्ट से नीचे नहीं उतरता, कोई बेचारा क्या करता है बाइक पर घूमता है, और कोई आपने देखा होगा पैदल चलता है, और कोई बेचारा कुछ नहीं करता। कहने का मतलब, हाँ साइकिल भी चल घुसा देता हूँ यहाँ पे, ये ले भाई साइकिल, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का लेवल है वो बड़ा अलग अलग है। किसी के पास इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो कैटेगरी रिच हो गई, और कोई बंदा बेटा बहुत ही ज्यादा पुअर है जो कि बेटा अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा। समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि कंट्री में अगर डिस्पैरिटी बहुत होगा तो कंट्री के जितने भी लोग होंगे वो सब कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही बता दिया था बजट में, इनके ऊपर क्या लगा देती है और इनको क्या दे देती है, ताकि इनका गैप कम हो और हर एक बंदा कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे और इक्वलिटी कंट्री में क्रिएट हो सके। लिखें छोटी सी कहानी, लिखना लगभग कोई डिफरेंस नहीं। लिखना इक्विटी या इक्वालिटी लिखना। The main objective of economic planning, the main objective of economic planning, the main objective of economic planning to reduce inequality of income and wealth, to reduce inequality of income and wealth in the society, to reduce inequality of income and wealth in society, so that every Indian should be able to meet, so that every Indian should be able to meet his basic requirements, so that every Indian should be able to meet his basic requirements like food, house, education and health sector, like food, house, education and health care। मतलब बेटा ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को सारी फैसिलिटी मिल रही है और किसी बच्चे को नहीं मिल रहा। बच्चे का मतलब पीपल की बात कर रहा हूं, संसाधन ना मिलने की बात कर रहा हूं। बेटा आइए लास्ट फोर्थ पॉइंट बताता हूं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हमारे देश में कोई बेरोजगार ना रहे, क्योंकि बेटा जितने लोग हमारे देश में काम नहीं करेंगे ना वो सभी अनएम्प्लॉयड है, और इनकी संख्या बढ़ने से ना कंट्री के रिसोर्स वेस्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है जो बंदा एबल एंड विलिंगली टू वर्क है उसको करंट वेजेस एंड सैलरी पर काम मिल रहा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई एबल भी है और विलिंगली भी रखता है काम करने की, और उसको बेटा करंट वेजेस एंड सैलरी पर वर्क मिल रहा है।
वो सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट की होती है। और इनका प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही था। बहुत सारी स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने। आपने देखा होगा बेटा 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट करा था 1950 में, तो गवर्नमेंट ने करीबन करीबन 10 सालों तक, या फिर मैं यूं कहूं करीबन करीबन 40 सालों तक गवर्नमेंट ने जो काम करा वो केवल कौन से सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए करा? एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाए, सीड्स भी प्रोवाइड करा, इवन जितनी प्रॉब्लम्स उन सबको खत्म करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा। बट बेटा उसके बावजूद भी ना कंट्री में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो कहां पर रहते हैं? विलेज में रहते हैं। और उनके एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है? बहुत कम होता है। ना तो उनके अंदर एजुकेशन होती है और ना ही वो कोई ऐसा स्किल रखते हैं जिससे वो अर्निंग ले सके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहकर भी इतने सारे प्रोग्राम चलाती है और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तक नहीं ला पाती है। इसलिए हमारी इकोनॉमी का मेन पर्पस था कि बेरोजगारी खत्म करें और जितना हो सके उन सभी लोगों को क्या दे सके बेटा? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। लिखें फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लिखना बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट, it refers to the situation, full employment का meaning है, it refers to the situation in which people are able, in which people are able and willingly to work, in which people are able and willingly to work and easily get work, willingly to work and easily get work at current wages and salary. willingly to work करता हूं अभी 2 मिनट बाद। बेटा जिस रेट पर मार्केट रेट चल रहा है उस पर उसको काम मिल जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा और ये कह रहे नहीं सर हम आपको 500 देंगे, मैं नमस्कार करके आगे निकल जाऊंगा। मतलब मेरा रेट एक डिफाइंड है, अगर उस रेट पर मुझे काम मिलेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। लिखना बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, कभी सीरियस लो। क्या पॉइंट था आगे? इजीली एंड विलिंगली टू वर्क एंड इजीली गेट वर्क एट करंट वेजेस एंड सैलरी। लिखें बेटा, लिखना आप लिखना। ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट स्पेंड्स, ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट स्पेंड more funds for employment generation campaigns, more funds on employment generation program या कैंपेन। जैसे मनरेगा आप देखते होंगे, जैसे आपको मालूम होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश गारंटी योजना, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। उनका मेन पर्पस है लोगों को रोजगार देना। उसके लिए बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। हाँ हाँ वो भी था बेटा, ऐसे बहुत सारे हैं, वो तो आगे डिटेल में कराऊंगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तक हम लोगों ने बेटा ये 4 ऑब्जेक्टिव जो थे वो डिस्कस कर लिया। अब हम इस चैप्टर के मेन पड़ाव पर आते हैं। बच्चों अभी तक अगर इस चैप्टर को देखोगे तो मैंने बहुत बेसिक सी बातें बताई हैं। कल मैंने बताया था कि हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, राइट। फिर मैंने बोला था इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके से काम करता है, कैपिटलाइज, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर मैंने आते आते बताया कि 1950 में हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट के लिए देश में बेटा प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, जिसको हम नीति आयोग जानते हैं। और इसने बेटा अपने कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ ये कमीशन बनाया गया और इसके मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही 4 मेन ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब बात आती है कि सर हमारे देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था जिसमें मोर देन 70% लोग काम कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो था बेटा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के मेन फीचर्स क्या है? मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर के मेन क्या बेटा? फीचर। बेटा किसी भी चीज के फीचर या प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। बेटा एग्रीकल्चर के बहुत सारे कैरेक्टराइज थे, आपको मालूम भी होगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर आपको कैसा डिस्प्ले होता है, कैसा नजर आता है? क्या है? डेवलप नजर आता था, बेकार था। सबसे पहला तो ड्रॉबैक इसका यही था कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी बेटा? बहुत ज्यादा लो थी। और उसका रीजन एक ही था कि हमारे फार्मर्स के पास एडवांस क्या नहीं थी बेटा? टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास फंड्स की कमी थी। मतलब बहुत सारे वो टेक्निकल फैक्ट्स थे जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते थे। ये पहला कैरेक्टर या फीचर आपको नजर आता है। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर बेटा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। क्या होता है भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, मान लीजिए किसी जगह पर 10 बंदे की रिक्वायरमेंट है बट ज्यादा फैमिली मेंबर होने की वजह से वो सब एक ही काम कर रहे हैं, 15 बंदे वहीं पर काम कर रहे हैं।
तो एक्सेस 5 के होने से क्या प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये 5 बंदे बेरोजगार कंसीडर किए जाएंगे और इनको बेटा हम क्या कहते हैं? डिसगाइज। और आपको मालूम है रूरल एरिया में जो फैमिली थी वो पहले बेटा स्प्लिट न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, सारी फैमिली कैसे रहती थी? जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें सबका काम केवल एक ही था, एग्रीकल्चर। इस वजह से भी एग्रीकल्चर में एक एक्स्ट्रा प्रेशर था और इकोनॉमी में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था। बेटा दूसरा रीजन है, दूसरा कैरेक्टर कह सकते हैं थर्ड, दैट इज स्मॉल होल्डिंग्स। आपको मालूम होना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के बर्बाद या बेकार होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि फार्मर्स के पास जो लैंड है ना बेटा वो बहुत छोटा है। स्मॉल होल्डिंग एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब जानते हो? अलग अलग। मतलब बेटा फार्मर की प्रॉब्लम क्या है, उसका 1 एकड़ का खेत यहाँ पर है, फिर 5 किलोमीटर के बाद आधा एकड़ है, फिर पता लग रहा है 1 एकड़ है, फिर पता लग रहा है 2 एकड़ है। अगर उसके पास लैंड अलग अलग प्लेस पर डिवाइड है तो उसको वो प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि बेटा क्या होता था वो तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई है, हाँ वो पहले से चला रहा है, उसके दादा उसके दादा उसके दादा, तो लैंड को एक साथ तो किसी ने ट्रांसफर करा नहीं है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से फार्मर्स कभी लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। और इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लग जाती है बेटा? बहुत ज्यादा लगती है, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? कम होता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का एक ड्रॉबैक है कि फार्मर के पास एक तो जमीनें कम है और जो जमीन कम भी है ना वो बहुत फैली हुई है, बहुत दूर दूर है, जिसकी वजह से उनका खर्चा बढ़ रहा है और प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा? कम। बच्चों एक और कैरेक्टर जो कि देखने को मिलता है दैट इज डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हाँ जी, हमारे देश का एग्रीकल्चर 70% से ज्यादा केवल किस पर डिपेंडेंट है? रेनफॉल। बारिश अच्छी होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़िया, नहीं तो बेकार। आज तक भी हमारे देश में परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं करा गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ना कि फुल टाइम वर्क है। बेटा फुल टाइम और पार्ट टाइम में डिफरेंस यही तो होता है कि फुल टाइम में हमेशा काम करना है और ये बेचारे डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? जब ये आएगा तो खेती होगा, अदरवाइज इनके पास पैसा नहीं था, तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। एक और कैरेक्टर एग्रीकल्चर का, एक और प्रॉब्लम है कि बेटा यहां पर क्या होता है? लैक ऑफ फाइनेंशियल क्या बेटा? इंस्टीट्यूशन। मतलब बेटा गांव गांव में किसी को लोन देने वाले लोग क्या है बेटा? कम है। अगर मैं द्वारका में बोलूं भाई मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, 50 बैंक आ जाएंगे, 50 प्राइवेट फाइनेंसर आ जाएंगे जो लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट एक स्मॉल फार्मर को कोई बंदा कर्ज नहीं देता। क्यों नहीं देता? मालूम है ये बंदा मुझे वापस नहीं करेगा, उसकी इनकम बहुत डेट में रहती है, बहुत ज्यादा कर्जे में जीता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ग्रो वहां नहीं होने से फार्मर का ग्रो नहीं हो पाया। बेटा नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि हमारे देश में बेटा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च नहीं करा है। और एक और बात समझ सकते हो कि फार्मर जो टेक्निक यूज करते हैं वो कैसी करते हैं? आउटडेटेड टेक्निक। वो चाहकर भी, आज भी पैसा आ गया ना तो भी वो एडवांस वे से अपनी लाइफ को मॉडर्नाइज कर ही नहीं रहे, वो ट्रेडिशनल वे से ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे देश का एग्रीकल्चर के कैरेक्टर क्या थे, या फिर ये कैरेक्टर के साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर की क्या बन सकती है बेटा? क्या हो सकती है प्रॉब्लम? ऊपर हेडिंग डालो, लिखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ वो एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट वो एग्रीकल्चर में स्टैम्प उसमें पता है बहुत कम लिखा होता है। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, आप पढ़ोगे ना तो केवल ऊपर टैगलाइन लाइन लिखा है, एक्सप्लेनेशन का है। हाँ वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। हाँ उसमें है चैप्टर भी है कई बुक्स में, तो बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अलग अलग चैप्टर बना दिए गए। लिखो, हेडिंग डालो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम faced between 1950-1990. Agricultural development and problem faced between 1950 to 1990. पहले मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टर बताता हूं। फर्स्ट लिखना लो प्रोडक्टिविटी। पहला पॉइंट बच्चों, प्रॉब्लम या फीचर कुछ भी कह सकते हो। पहला मैंने आपको अभी बता दिया है, क्या बताया था बेटा? लो प्रोडक्टिविटी। इनके बारे में बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन, ज्यादा कुछ नहीं लिखें। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, Indian agriculture sector was known for its low productivity, due to lack of knowledge, skills, arrangement of funds,
अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा, फंड्स एंड ओल्ड टेक्निक। ये सब वो मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसी के अंदर बेटा एक प्रोडक्टिविटी का मीनिंग भी लिख लो। ये प्रोडक्टिविटी जहां पर लिखा है उससे ऊपर एक ब्रैकेट में लिख लो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पहला कैरेक्टर मैंने बता दिया कि हमारे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा क्या थी बेटा, कम था। सेकंड कैरेक्टर लिखना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड बच्चों मैंने बोला डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी थी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिखे, पता नहीं कहां से विचार आ रहे हैं। लिखे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, लिखे। इट रेफर्स टू अ स्टेट, it refers to a state in which more people are engaged, in work than are really needed. More people are engaged in work than are really क्या बेटा, needed। जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, इन वर्क देन आर रियली नीडेड। लिखना, ड्यू टू दिस रीजन मोर अनएम्प्लॉयमेंट was created in agriculture sector. Due to this reason more unemployment create in agriculture sector. और इसकी वजह एक और था बेटा, लोग और काम भी नहीं कर पाते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था बेटा, सारा परिवार एक साथ रहता था और काम एक ही था। नेक्स्ट लिखना कैरेक्टर नंबर थर्ड, दैट इज हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल बेटा, इरिगेशन फैसिलिटी तो बहुत ही नामात्र थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कभी आज तक ग्रो नहीं कर पाए। लिखना हाईली डिपेंडेंसी ऑन क्या बेटा, रेनफॉल। लिखना ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक farmers dependent largely on rainfall, largely dependent on rainfall. Good rainfall means good crop production. Good rainfall means good crop production. Therefore, uncertainty of rainfall create inequality of income between farmers. Therefore, uncertainty of rainfall create inequality of income in farmers. बेटा जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी था वो खेती करके पैसा कमाते थे, और जो छोटा फार्मर है बारिश पर डिपेंडेंट है वो पैसा नहीं कमाता था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। Due to poor agriculture technique, farmers were highly dependent on rainfall. Good rainfall means good crop production. Therefore, uncertainty of rainfall create inequality of income of farmer. मतलब हमारे देश में बारिश जिनके नहीं होना से खेती में इनकम का लेवल भी क्या होता था, चेंज होता था। भाई मान लो मेरे खेत में फील्ड में क्या है बेटा, इरिगेशन फैसिलिटी है, मैंने अपने क्या कर रखा है, नहर ले रखा है या फिर मान लीजिए ट्यूबवेल वगैरह करा रखा है, तो मेरे को तो एग्रीकल्चर का बारिश हो या ना हो काम चल जाएगा। बट जो दूसरा बंदा है जो केवल 100% रेनफॉल पर डिपेंडेंट कर रहा है, बारिश नहीं आने की वजह से उसकी इनकम कम हो जाएगी और मेरी इनकम ज्यादा होगी, तो इनइक्वालिटी फिर से बढ़ गई। तो गवर्नमेंट बार बार इसी को ओवरकम नहीं कर पा रही थी। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंसिंग फार्मिंग। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर और प्रॉब्लम थी बेटा, दैट इज सब्सटेंसिंग फार्मिंग। मालूम है ना भाई क्या होता है, केवल सेल्फ कंजम्पशन। भाई साहब बाजार में बेचना ही नहीं है क्योंकि किसान गरीब था,
उसका ऑब्जेक्टिव था 2 टाइम का फूड अरेंज करना, वो कभी उसको कमर्शलाइज कर ही नहीं पाया। लिखना बेटा सब्सटेंसिंग फार्मिंग, हाँ, इट मींस फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, it means farming for self consumption in place of commercialization of agriculture, farming of self consumption in place of commercialization of agriculture, farming for self consumption in place of commercialization of agriculture। लास्ट पॉइंट लिख लेना आउटडेटेड टेक्निक, किसान जो तरीका इस्तेमाल करता था वो आउटडेटेड टेक्निक या ट्रेडिशनल, हाँ आउटडेटेड टेक्निक या फिर ट्रेडिशनल इनपुट्स, आउटडेटेड टेक्निक या फिर ट्रेडिशनल क्या बेटा इनपुट्स। ये सारी कहानी आपको मैंने बता दी है कि ये सब वो रीजन थे। एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट तो क्लियर होने चाहिए। आउटडेटेड टेक्निक एंड ट्रेडिशनल इनपुट्स। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा गांव वगैरह में फंड्स का अरेंजमेंट करने के लिए किसी के पास कुछ था नहीं, लैक नहीं, एक्सप्लेन नहीं करा रहा, केवल पॉइंट बता रहा हूं। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ फाइनेंशियल क्या बेटा इंस्टीट्यूशन। बच्चों मैंने अभी तक आपको ये बता दिया भाई साहब एग्रीकल्चर ने बहुत दुख झेले हैं, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने बेटा इनके सॉल्यूशन करने के लिए 2 तरीके के मेजर स्टेप लिए थे। और टाइम ड्यूरेशन याद रखना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम ड्यूरेशन है 1950 से क्या बेटा 1990। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको तमाम प्रॉब्लम देश की बता दी, बहुत सारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी भाई साहब, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्टेप लिए थे। एक था बेटा लैंड रिफॉर्म, और दूसरा जो चेंज आया था वो काफी इंप्रेस करा उसने इंडियन इकोनॉमी को, दैट इज क्या बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसे क्या बड़े चेंजेस आ गए जिसने हमारे देश के एग्रीकल्चर को पूरे तरीके से चेंज करा। बेटा लैंड रिफॉर्म में मेजर चेंज जो लाया था वो बेटा ऑनरशिप ऑफ लैंड का था, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता होता था कि असली मालिक जमीन का कौन है। भाई खेती कोई और कर रहा होता है, मालिक कोई और होता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोटेशन होता था फार्मर का। तो गवर्नमेंट ने उस रूल्स को पूरा खत्म कर दिया और ऑनर ऑफ द लैंड को उसके नाम की रजिस्ट्री कर देना स्टार्ट कर दिया। लैंड रिफॉर्म में एक अच्छा स्टेप लिया गया था, शायद अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा, केवल हेडिंग समझा रहा हूं। लैंड रिफॉर्म में एक और अच्छा चेंज आया था, दैट इज लैंड सीलिंग। सुना है कुछ? लैंड नहीं, लैंड सीलिंग का मतलब क्या था, जो अननेसेसरी लैंड था ना, जो खाली पड़ा हुआ लैंड था, वो सब क्या कर दिया गया बेटा स्मॉल फार्मर्स को दे दिया गया। और एक बड़े फार्मर के पास एक्सेस लैंड था तो उसकी लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई साहब तुम्हें हम ज्यादा लैंड नहीं दे सकते, हर एक बंदा एक फिक्स लैंड को अपने नाम पर रजिस्टर करा सकता है। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत सारा लैंड मिला और वो बेटा फिर स्मॉल फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप था छोटे फार्मर के लिए, क्योंकि पहले मैं किसी और की खेती करता था, अब अपने खेतों में खुद करूंगा तो इनकम का सोर्स बढ़ेगा, लाइवलीहुड बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई साहब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट ने कौन से सीड्स को यूज करा बेटा, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी। और बेटा ये भी 2 फेज में आया था, एक था 1960-70 मिड में और एक था 1970-80 मिड में, राइट। तो इन दोनों ने कैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर का कुछ पॉजिटिव भी था और कुछ क्या था बेटा नेगेटिव। ये सारी स्टोरी मुझे सुनानी है। चैप्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है वो समझ आ रहा है। पहले मैंने एग्रीकल्चर के फीचर ए प्रॉब्लम बताई और अब मैं डिस्कस करूंगा उसकी क्या बेटा सोल्यूशन। कुछ बता नहीं रहा हूं, केवल ऊपर हेडिंग एक छोटी सी डाल लो, लिखना। ऐसे एक और लिख ले, लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बोलना भूल गया था। ऐसे बहुत सारे हैं, तू खुद के भी मनगढ़ंत कहानियां बना सकती है बेटा। कोई गरीब सी पिक्चर दिख जाए, बोल दियो दे आर अनेबल टू इनकम। हाँ बोल रहा हूं, अभी कुछ नहीं बोला मैंने। अरे वाह अरोड़ा जी, ध्यान पूरा है आपका, गुड। लैक ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखें बेटा। नेक्स्ट 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 लास्ट लिखना, सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर, सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, या फिर मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ग्रोथ कराने के लिए सरकार ने क्या करा या प्रॉब्लम क्या सॉल्व करे। बेटा 2 ही पॉइंट लिखना, पहला लिखना लैंड रिफॉर्म और दूसरा लिखना ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि अभी आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। लैंड रिफॉर्म और दूसरा क्या है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी आप अपने नोटबुक निकालें फटाफट और सारे ये पॉइंट देखें कि चैप्टर किस सीक्वेंस में जा रहा है, ताकि आपको चीजें समझ आए।
देखना मतलब ताड़ना नहीं, पढ़ना। मेजर्स फॉर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलो भाई अभी फटाफट ये चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछो, निकालो एक बार, पढ़ो फटाफट। हाँ जी, ऑनलाइन जो क्लास में थे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इन बच्चों से थोड़ा बात कर लूं। अक्षिता, एंजेलिना, दिशा, सिमरन, वंशिका, सॉरी वर्णिका, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप अपना पक्ष रख सकते हो। आज की क्लास में मैंने एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, फीचर, सॉल्यूशन तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कहीं और कोई डाउट आ रहा है तो बोलें। सब्सटेंसिंग फार्मिंग का मतलब है कि तू अपने लिए खेती कर रहा है। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन है, भी कोई डाउट तो बोल सकता है बेटा। नो सर। चलो, एग्रीकल्चर